राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है दलदल। एक साफ सुथरे बहते हुए झरने का मंजर, झरने के पीछे एक बड़ा सा घर जिसका कहीं कहीं से प्लास्टर उतर गया, अंदर का मंजर। कितनी बार कहा है तुम्हारे अब्बा से कि चूल्हा बदलवा दे, रसोई ठीक करा ले, पर ना जी ना, मेरी यहाँ कौन सुनता है। सबको अपनी अपनी लगी है, अब भुगतो पूरा घर धुएं में नहा रहा है। अरे अम्मा अब्बा बेचारे करे भी तो क्या करे, इतनी सी तो तनख्वाह है उनकी, वो हमारी पढ़ाई में लग जाती है। हाँ हाँ, तभी मैं कहती हूँ, क्या रखा है इस पढ़ाई में, बस पैसे में आग देनी है। कौन सा तुम पढ़ लिख कर तीर मार लोगे। पर नहीं भाई, नियाज साहब को तो बस मेरा कहना मानना ही नहीं है, सारा पैसा इस पढ़ाई में ही खर्च करना है। उन्होंने जले दिल के फपोले फोड़े। अरे अम्मा, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, तुमने देखा नहीं सुआज भाई को। बस बस, कामरान की बात बीच में काटते हुए, पता है मुझे कामरान ने कौन सा तीर मार लिया है। क्या यार अम्मा, आज फिर से ये मसूर की पतली दाल बना ली, रोज रोज यही रह गई। छोटे बेटे कादिर ने मुंह बनाकर कहा, अरे शुक्र करो, खाओ जो मिल रहा है। तुम्हारे बाप की इतनी तनख्वाह नहीं है कि घर में रोज मुर्ग मुसल्लम बने। अरे सकीना, बच्चों को क्यों डांट रही हो। और बेटा तुम भी अल्लाह का शुक्र अदा करके ये दाल खाओ। घर में दाखिल होते हुए नियाज साहब ने कहा, इस दाल के लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। नखरीले मिजाज के कादिर ने दाल को देखते हुए गुस्से से कहा, अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ एडमिशन हो गया तुम्हारा। अब्बा मियाँ ने पूछा। नहीं अब्बा, आज मुझे टाइम नहीं मिला तो दाखिला नहीं हो सका, कादिर से पहले ही कामरान ने जवाब दिया। अच्छा तो मैं कल खुद दाखिला कराऊंगा, अब्बा मियाँ ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है दाखिला वाखिला कराने की, मैं रेशमा के यहाँ पर सगाई के लिए जाऊंगी तो पैसे चाहिए मुझे। इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं भाई। सकीना बेगम की बात सुनकर नियाज अहमद बोले, तो क्या एक चांदी का छल्ला ही ले जाऊं लड़की वालों के घर पर, फिर कोई मामूली सी अंगूठी। इतनी हैसियतदार लोग हैं, उनके ओहदे के मुताबिक तो सामान ले जाना पड़ेगा। लेकिन सकीना, वो हमारी माली हालत जानते हैं तो फिर इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है। अपनी हैसियत के मुताबिक बस थोड़ा बहुत सामान ले जाना। नियाज साहब ने एक बार और अपनी राय रखी। ना जी ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, और वैसे भी यह सब मैं सूजा की खुशी के लिए ही कर रही हूँ। इस बार कादिर का दाखला नहीं होगा, अगले साल करा देना। सकीना बेगम ने भी हट धर्मी से अपनी बात कहते हुए बात ख़त्म की। लो भाई मिठाई खा लो, तुम भी खाओ। अरे सूजा भाई, लीजिए ना आप भी मिठाई खाइए, जलिए मत, मेरा प्रमोशन हो गया है, लो खाओ। सूजा ने बुझे दिल से एक पीस उठाया। अरे हाथ मत रखिए, खाइए। सूजा के हलक में वो मिठाई भी कड़वाहट घोल गई। वो उठकर पास वाले कैबिन में चला गया। तुम जानते हो ना, इस बार मेरा प्रमोशन होना था, और फिर सुहेल का क्यों हुआ। सूजा ने सामने बैठे शख्स से पूछा। वो शख्स हकलाया, क्योंकि वो अफसर का बेटा है इसीलिए, सूजा ने खुद ही जवाब दिया। हाँ, सामने बैठे हुए शख्स ने अस्त-व्यस्त गर्दन हिलाते हुए, मेरा प्रमोशन कब होगा, जबकि तुम्हें पता है मेरा काम सबसे अच्छा होता है। सूजा ने दुखी लहजे में कहा। जी मुझे पता है सूजा, आपका काम सबसे बेहतर होता है, लेकिन हम करते भी तो क्या करते, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था सुहेल के प्रमोशन करने का। शख्स ने जवाब दिया। तुम परेशान मत हो सूजा, तुम्हारा प्रमोशन अगले साल हो जाएगा। अगले साल? पिछले 3 साल से बस मैं यही अल्फाज सुनता आ रहा हूँ। सूजा दुखी दिल से घर की तरफ चल दिया।
अरे आओ सूजा, बताओ क्या हुआ, प्रमोशन हो गया? नियाज साहब ने सूजा को देखते हुए कहा। अरे रहने भी दो, दो काहे का प्रमोशन, मुंह नहीं देख रहे हो इसका कैसे लटक रहा है? साफ जाहिर हो रहा है कि प्रमोशन नहीं हुआ है। सूजा से पहले सकीना बेगम बोल पड़ी। तुम भी तो कभी चुप कर जाया करो, निहाल साहब ने सकीना बेगम को टोका। रहने दे अम्मा, ठीक कह रही हैं अम्मा, नहीं हुआ मेरा कोई प्रमोशन, सूजा ने कहा। अच्छा क्यों नहीं हुआ, क्या किसी और का हो गया? अब्बा मियाँ ने पूछा। वही हुआ जो पिछले 3 साल से होता चला आ रहा है, अगले साल हो जाएगा, सूजा ने उदासी से जवाब दिया। महानूर, महानूर बेटा जल्दी बाहर आओ। जी आई अम्मी। वो जो अभी अभी तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारे जा रही थी, माँ की आवाज़ पर चौंकी, जल्दी जल्दी फ़ोन में सेल्फी ली और कमरे से बाहर आ गई। जी अम्मी कहिए, क्या कह रही हैं आप? बेटा तुम्हारी खाला आ रही हैं, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है, तुम तैयारी कर लेना। जी अम्मी ठीक है, वैसे कम आएंगी खाला? उसने सवाल किया। 2-4 रोज में आने को बोल रही हैं, रेशमा बेगम ने जवाब दिया। जी ठीक है अम्मी, तो कहती हुई अपने कमरे में चली आई। सूजा को कॉल मिलाई। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हेलो सूजा, कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा तो फिर मेरी पिक्चर क्यों नहीं देखी? महानूर ने एक और सवाल किया। देख ली, सूजा ने जवाब दिया। अच्छा कैसी लगी, बताओ, क्यों बताया क्यों नहीं? अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी है, सूजा ने जवाब दिया। खाला मान गई क्या इस रिश्ते से सूजा? क्या वाकई उन्होंने मुझे कबूल कर लिया? महानूर ने एक और सवाल किया। तब समझ क्या लिया है? सूजा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शोर सुनकर उसने फ़ोन रखा और बाहर आ गई, जहाँ पर दोनों फूफी रेशमा बेगम को बुरा भला कह रही थी। वहाँ हमारा भाई मुल्क से बाहर क्या गया, तुमने बेटी की मंगनी कर दी और हमें बताना भी गवारा ना समझा, राबिया फूफो ने रेशमा बेगम से कहा। तो रेशमा बेगम उन्हें समझाने लगी। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी कि इससे पहले ही। अरे रहने दो, बताने वाली थी। कब बताती, जब बेटी का ब्याह कर देती, राबिया फूफो ने रेशम बेगम की बात बीच में काटी। अरे मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, तेरी माँ ने तुझे जान छुड़ाने के लिए ना जाने किन गरीब गुरबों में तेरा रिश्ता कर दिया, राबिया फूफो महानूर को देखते हुए बोली। महानूर बेटा तुम जाओ, अंदर जाओ, रेशमा बेगम महानूर से मुखातिब हुई। हाँ हाँ भेज दो इसको अंदर, ताकि ये ना कुछ सुन सके। तुम जो चाहती हो कि हमारी बच्ची गुर्बत के दिन गुजारे, इस बार साबिया बोली।